हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, कैसे हो आप सारे? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है, देखो आप लोग के एग्जाम्स का समय आ चुका है। ठीक है, और इस चैनल पर बच्चों हमने पूरे साल मेहनत करके आप लोग को पूरा साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। सही है, अब एग्जाम का समय है, लास्ट मोमेंट का समय है बच्चों, तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आप सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, बहुत सारी चीजें बच्चों एग्जाम में आपको मतलब एग्जाम लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक बार आपने पढ़ा, एक बार आपने कंसेप्ट को समझा, उसको रिवाइज किया, उसको उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रैक्टिस किए। ठीक है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लिख के ट्राई किए, तभी आप पूरी तरीके से तैयार हो पाते हो बच्चों आपका एग्जाम लिखने के लिए जो भी आप आपके स्कूल में दोगे। सही बात है, ठीक है। आप लोग को पता है बच्चों, हम लोग इस चैनल पर बच्चों लाइव रिवीजन नहीं सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तो हम रिवीजन एक बैच आप लोग के लिए लेकर आए हैं जिस बैच का नाम है बच्चों RCC बैच। सही है, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। हम लोग आप लोग को सारे के सारे चैप्टर जो भी आपके सेमेस्टर 2 में एग्जाम में आने वाले हैं वो सारी चीजें बच्चों हम लोग आपका रिवाइज करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। सही है, अगर बात करूं मैं अपनी, तो मैं साइंस 2 के बच्चों, सॉरी साइंस 2 नहीं, सिर्फ साइंस के बच्चों कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करवाऊंगा। जैसे लास्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 मैंने रिवाइज करवाया था, थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी। सही है, आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 16 को रिवाइज करेंगे और जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा चैप्टर नंबर 17 वो भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। सही है, तो ये 3 चैप्टर्स आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों ये बायो का पार्ट है। सही है, और राहुल सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सर ये बायो का पार्ट है, बायो आप पढ़ाते हो 10th स्टैंडर्ड को, 11th स्टैंडर्ड को, 12th स्टैंडर्ड को, तो आपको फ्यूचर में आके मुझसे पढ़ना ही है, तो अभी से थोड़ा समझ लो कि किस तरीके से चीज़ें पढ़ी जाती है। और एक और बात बच्चों, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे आप लोग का फीडबैक चाहिए बच्चों इस लेक्चर में। मुझे आप लोग बताना, देखो आज मैं जो आप लोग को लेक्चर लेकर आया हूँ ना, आज मैं चीज़ें लेकर आया हूँ, वहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिख कर नहीं लाया। जैसे अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा था जो कि बहुत बड़ा बन गया था, 1 घंटे का वीडियो बन गया था, जहाँ पर मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम डाला था और मैं आप लोग को लिख लिख कर सारी चीज़ें ड्रॉ करके समझा रहा था। मतलब ऑन द लेक्चर मैं आप लोग को यहाँ पे टॉपिक लिखता था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें लिखता था, डायग्राम है तो डायग्राम बनाता था। पर आज के वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की बच्चों ये कि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी करूँ। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। सही है, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी किया है बच्चों, जिस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो आज इस लेक्चर में बच्चों मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर रीड करके आपको बताना है कि ये चीज़ें ऐसे होती है, ये चीज़ें ऐसे होती है। तो मुझे लगता है कि रिवीजन में इस तरीके से पढ़ाना सही है। ठीक है, सही है या नहीं, आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मुझे कमेंट करके ज़रा बताना। मुझे ये आपसे सजेशन चाहिए था बच्चों, कमेंट करना कि आपको उस तरीके से पढ़ना है, पहले तरीके से जैसा मैं लिख लिख के पढ़ाता था, या फिर जिस तरीके से मैं आज पढ़ाने वाला हूं उन तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक सजेशन है बच्चों, छोटा सा सजेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से डाल देना। चलेगा, तो शुरू करते बच्चों आज के इस वीडियो को, जहां पे हम लोग एक रिवीजन करवाने वाले हैं बच्चों। हमारे एक बहुत ही प्यारा लेसन था, दैट इज लेसन नंबर 16, यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का बच्चों हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। तो यहां पे देखो लेसन नंबर 16 है बच्चों, ये लेसन नंबर 16 है, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सही है, और इसका कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट रिवीजन बच्चों आज के इस वीडियो में मिलेगा। पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं कुछ लिखूंगा नहीं, हाँ पॉसिबल हुआ तो कुछ चीजें लिख के बता दूंगा, पर बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आया हूं। सो इट इज रिवीजन क्रैश कोर्स बैच जो आप सभी बच्चे देख रहे हैं। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और बातें शुरू करते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने चीजें यहां पर लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 बच्चों, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट इज अ RCC बैच, मैंने जैसा कि आपको बताया, आपका रिवीजन क्रैश कोर्स। ठीक है, एंड कंप्लीट 1 शॉट वीडियो, मतलब इस एक वीडियो के अंदर, जो भी ये वीडियो है छोटी सी, इस एक वीडियो के अंदर बच्चों मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैं एक और रीजन है बच्चों की मैं चीजें लिख कर लाया हूं, ताकि मुझे लिखने में समय बहुत ज्यादा लग जाता है ना, तो ऑलरेडी लिखा रहेगा तो समय भी कम रहेगा और इस चीज की PDF भी मैं आप लोग प्रोवाइड कर सकता हूं, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों हमारे सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक इज व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, कि आखिरकार बच्चों इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन जरा पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ट्रांसफर या फिर ट्रेट का ट्रांसफर बच्चों, इस प्रोसेस को कहां पे ट्रांसफर होता है बच्चों, फ्रॉम 1 जनरेशन
टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है। क्या बोला मैंने बच्चों? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस का नाम है। कौन क्या हो रहा है बच्चों प्रोसेस में? प्रोसेस में हो ये रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं या फिर जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इस पूरी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय जीन। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बच्चों? जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, जो कि जीन कहां प्रेजेंट है बच्चों? क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है। ओके, स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इसको हम लोग किस ब्रांच में स्टडी करते हैं बच्चों? किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो जेनेटिक्स के ब्रांच में हम लोग इसे पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक आता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर आप इनहेरिटेंस पढ़ते हो। एंड द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स ड्यू टू इनहेरिटेंस। जो ऑफस्प्रिंग होता है यानी जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है ना, उसके कुछ कैरेक्टर्स बच्चों रिजेंबल करते हैं उसके पेरेंट से। ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टर्स, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ए भाई साहब चलता ही नहीं है बच्चों। ओके, नाउ गुड। ठीक है, तो जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग है उसके बच्चों, उसके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं उसके पेरेंट्स से। जैसे मान लो उसकी नाक सेम होगा, उसका कान सेम होगा, कान का स्ट्रक्चर सेम होगा। सही है, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। ठीक है, और मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं लिख कर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पावर पॉइंट, एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है, और इफ यू वांट मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा लेक्चर के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए हेरिडिटी क्या होता है। अब इनहेरिटेंस तो समझ लिया, अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब क्या होता है बच्चों? पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब देखो, आप लोगों को बोलोगे कि सर दोनों का मतलब तो सेम है, इनहेरिटेंस का मतलब तो सेम है। नहीं, एक्चुअली इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, पर एक्चुअली में जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ट्रेड्स लाइक हाइट, आई कलर एंड आर इनहेरिटेड। मतलब जो आई कलर का जीन है, हाइट का जीन है, वो क्या होता है बच्चों? इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन्स कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जो जीन्स है वो क्या कैरी करते हैं बच्चों? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मतलब कौन से कैरेक्टर्स को ट्रांसफर हो रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन, वो सारे जेनेटिक कोड्स, वो कौन कैरी करता है बच्चों? जीन कैरी करता है। ऑकर्स थ्रू रिप्रोडक्शन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको कहां मिलेगा? रिप्रोडक्शन वाले ही प्रोसेस में मिलेगा। जहां पे रिप्रोडक्शन होगी वहीं पे हेरिडिटी होगी। जहां पे रिप्रोडक्शन होगा बच्चों वहीं पे आपको हेरिडिटी देखने के लिए मिलेगा, और कहीं भी हेरिडिटी होता नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलिए अगले स्टेप पे। अगला है बच्चों वेरिएशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब क्या है? देखो इसका डेफिनेशन देखो। वेरिएशन इन द इनहेरिटेंस रिफर टू अ डिफरेंस इन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दैट ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, उसके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ चीजें उसके यू कैन से पेरेंट्स से सिमिलर दिखती है, पेरेंट्स से सिमिलर की तरह होती हैं। पर क्या सारे कैरेक्टर सेम होते हैं? क्या मैं अपने मम्मी पापा का जेरोक्स कॉपी हूं? नहीं, मेरे अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी होंगे, मेरे अंदर कुछ अलग कैरेक्टर्स भी होंगे। दैट अलग कैरेक्टर, दैट डिफरेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज वेरिएशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएशन कहते हैं। समझ में आ गया? सो वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन इन इनहेरिटेंस रिफर टू द डिफरेंस इन द ट्रेट और कैरेक्टर। मतलब एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, किसके द्वारा होता है? क्यों होता है बच्चों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। जब मियोसिस होगा बच्चों, उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सही है? एंड एनवायरमेंट। ठीक है, हेल्प इन अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन और अडेप्टेशन में बच्चों ये हमको हेल्प करता है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाते रहोगे नेचर के अकॉर्डिंग, तभी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। यह है डार्विन्स का लॉ। डार्विन्स का थ्योरी बच्चों यही कहता है, लॉ यही कहता है कि जब नेचर चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको खुद के बॉडी के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चले अगले स्टेप पे। अगला स्टेप देखो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। रुको, कलर चेंज करते, एक ही कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या है बच्चों डेफिनेशन? द स्ट्रक्चर in the nucleus of a cell that carries the hereditary character is called as chromosome. क्रोमोसोम क्या है बच्चों? क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होता है?
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? सेल में। न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? सेल में। जिसके पास जो कैरी करता है क्या? हेरिडिटरी कैरेक्टर, मतलब इसके पास वो कैरेक्टर्स होते हैं, इसके पास वो जीन्स होते हैं जो एक नए कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमोसोम। कुछ ऐसा देखो क्रोमोसोम दिखता है, ये आपके टेक्स्ट बुक से उठाई हुई फोटो है बच्चों, कुछ ऐसा क्रोमोसोम दिखता है। इट इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किसका बना हुआ है बच्चों? ये देखो डीएनए का बना हुआ है और इसमें कुछ प्रोटीन भी होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? दो प्रकार का प्रोटीन, एक आपका हिस्टोन और एक होता है नॉन हिस्टोन। ये दो प्रोटीन है, पर इसका नाम आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसका नाम आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो किससे बना हुआ है बच्चों? कुछ डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ आपका क्रोमोसोम है। ओके। हैव सेंट्रोमियर एंड 2 आर्म्स। इसके बच्चों एक सेंट्रोमियर होती है, दिख रहा है? इसकी बच्चों एक सेंट्रोमियर होती है, जो बीच वाला एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो दिस इज द सेंट्रोमियर। और इसकी 2 आर्म्स होती है, मतलब 2 हाथ होते हैं। एक को हम कहते हैं पी आर्म और एक को हम कहते हैं क्यू आर्म। जो ऊपर वाला है बच्चों उसे हम कहेंगे पी आर्म, जो नीचे वाला है उसे हम क्या कहेंगे? क्यू आर्म। तो 2 आर्म्स हैं, 2 हाथ हैं बच्चों, एक पी और एक क्यू, ठीक है। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम। इंसानों के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली बच्चों पेयरिंग, अगर मैं पेयर की बात करूं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हम लोग, हमारे जो क्रोमोसोम बच्चों वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, समझ में आई बातें? ओके, ठीक है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, एक होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और एक होते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या बच्चों? जैसे मान लो ऐसा एक क्रोमोसोम है जहां पे सेम जीन प्रेजेंट है दोनों के ऊपर। मतलब जैसे मान लो ये एक पोजीशन है और यहां पे हाइट का जीन है, तो दूसरे बाजू वाले क्रोमोसोम में यही सेम जीन पे हाइट का ही जीन प्रेजेंट होगा, मतलब इनके जीन सेम है दोनों पोजीशन पे। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। वहीं मान लो 2 ऐसे क्रोमोसोम है और दोनों अलग है, एक आपका हो गया एक्स, एक आपका आ गया वाई, दोनों क्रोमोसोम अलग है, दोनों में जीन भी अलग है, तो ये सेम नहीं है बच्चों। इनको हम लोग कहेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और होते हैं बच्चों, सुनिए, आपके पास टोटल 43 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर है ना। हमारे पास क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, सही बात है। तो इसमें से जो पहले 22 पेयर है, जो पहले 22 पेयर है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एलोसोम। नहीं, एलोसोम नहीं, ऑटोसोम, सॉरी। इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, जो हमारे बॉडी के सारे के सारे यू कैन से नॉर्मल कैरेक्टर्स को ये करता है, मतलब सारे के सारे नॉर्मल कैरेक्टर्स बनाता है। जैसे हमारी बॉडी का हाइट कितना होगा, शेप क्या होगा, मेरे स्किन का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करते हैं? ये फर्स्ट 22 क्रोमोसोम। फिर जो 23rd पेयर है, लास्ट पेयर 23rd पेयर है बच्चों, वो होता है बच्चों आपका एलोसोम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोसोम। और इसी को हम प्यार से सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जेंडर डिसाइड करता है, हमारा सेक्स डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है। या तो ये एक्स हो सकता है या फिर ये एक्स वाई हो सकता है। अगर ये एक्स रहा तो फीमेल, अगर ये एक्स वाई रहा तो मेल। ये चीजें याद रखना, ठीक है। अगर एक्स है तो फीमेल, और वहीं बच्चों अगर एक्स वाई है तो क्या होगा? मेल। क्लियर है? समझ में आ गया, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपके क्रोमोसोम वाले टॉपिक से। मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो ऑब्वियसली बच्चों हम लोग थोड़ा फास्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है इस वाले टॉपिक से। फिर मैं बात करूं बच्चों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के क्रोमोसोम है। एक है आपका मेटासेंट्रिक, एक है आपका सब मेटासेंट्रिक, एक है आपका एक्रोसेंट्रिक और एक है आपका टिलोसेंट्रिक, ठीक है। मेटासेंट्रिक मतलब क्या है बच्चों? द सेंट्रोसोम इज रफली इन द मिडल। मतलब सेंट्रोसोम मतलब क्या? जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये वाला सेंट्रोसोम, देखो इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। लिखा ना यहाँ पे सेंट्रोसोम, नहीं सेंट्रोमियर यार ये तो, हाँ भाई सेंट्रोमियर ही, यहाँ पे भी सेंट्रोसोम क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, पागल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। जो सेंट्रोमियर है बच्चों, वो रफली मतलब अंदाजे से बच्चों वो कहां प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है। इफ यू नो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द मेटासेंट्रिक, समझ रहे हो? तो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो द आर्म्स, 2 आर्म्स आर एग्जैक्ट, और यू कैन से ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। मतलब ये जो आपके आर्म्स होता है ना, ऊपर वाला पी आर्म फिर ये क्यू आर्म, इन दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों? सेम होता है। और इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ वी शेप बनता है ना, वी शेप, ऐसे शेप बनता है, देख लेना वी शेप है क्या, कौन सा शेप है?
हाँ वी शेप बनता है बच्चों, समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा शेप बनता है, वी शेप बनता है। वहीं बात करूं बच्चों सब मेटासेंट्रिक में, तो द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली ऑफ सेंटर, मतलब थोड़ा सा सेंटर से दूर चला गया, थोड़ा सा सेंटर से क्या हो गया बच्चों, दूर चला गया, क्रिएटिंग वन आर्म दैट इज बिट लॉन्गर एंड अदर देन द अदर, मतलब एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो गई है, दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी हो गई है बच्चों। देखो दिस इज द सब मेटासेंट्रिक, इसका सेंट्रोमियर देखो थोड़ा नीचे आ गया और ये इधर, इसको हम लोग बोलते हैं एल शेप। ये शेप भी याद रखना है आपको, ये शेप लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, और आपको शेप भी याद रखना है। ये कौन सा शेप है बच्चों, वी शेप, ठीक है, ये एल शेप है। फिर एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, द सेंट्रोमियर इज मच क्लोजर टू द एंड, ऐसा सेंट्रोमियर जो एकदम क्लोज आ चुका है बच्चों अपने एंड के, मतलब एकदम एंड में प्रेजेंट होने वाला सेंट्रोमियर, रिजल्टिंग इन वन वेरी शॉर्ट आर्म, मतलब एक आर्म जो होगी वो बहुत छोटी होगी, पर जो दूसरी आर्म होगी वो बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू, समझ रहे, दूसरी आर्म इज वेरी लॉन्ग, वन वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो तो ये बनता है आपका जे शेप। कौन सा शेप बनता है बच्चों आपका, जे शेप, जे शेप याद रखना। लास्ट क्या है, टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक क्या है बच्चों, द सेंट्रोमियर इज एट द वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो आपका सेंट्रोमियर है वो एकदम एंड में पहुंच जाता है, एकदम एंड में पहुंच जाता है, एसेंशियली मेकिंग इट अपीयर इट इफ इट हैज ओनली वन आर्म, मतलब टिलोसेंट्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्म होती है, वन आर्म, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्म आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसका जो सेंट्रोमियर है वो एकदम ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका शेप क्या है, आई, आई शेप है ना शायद, ये यस इट इज आई शेप, लिख दो यहाँ पे, ये आई शेप है बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है मैंने, ह्यूमंस डू नॉट हैव टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जो इंसान है, इंसानों के पास जनरली टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं देखने के लिए मिलता, दीज आर सीन इन सम अदर स्पीशीज, मतलब कुछ दूसरे स्पीशीज में मिलेगा, पर इंसानों में आपको कभी भी टिलोसेंट्रिक वाला क्रोमोसोम देखने के लिए नहीं मिलता। क्लियर है, तो ये इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, ओके। अगले पे चलो बच्चों, अगला है बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए, डीएनए क्या है, डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन सुनिए जरा। इट इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, डीएनए, इट की जगह डीएनए लिखो, और यू कैन से डीएनए is a long molecule that contain the genetic instruction for the development, genetic instruction है बच्चों उसके पास, किसके लिए है, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस में भी और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वायरस में भी होता है डीएनए, तो उनका जितना भी डेवलपमेंट है उनके बॉडी का फंक्शनिंग है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मतलब पूरे बॉडी का सब कुछ किस पर डिपेंड होगा बच्चों, डीएनए पे डिपेंड होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चों डीएनए को, यहां लिख लो, डीएनए को हम मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये भी सवाल आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं बच्चों। डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था बच्चों, स्विस का एक बायोकेमिस्ट था फ्रेडरिक नाम का, और कब डिस्कवर किया था बच्चों, 1869 में, मेरे को 69 नहीं पता क्या होता है, 69, 1869 ऐसा समझ लो, ठीक है, 1869 में डिस्कवर किया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे देखो तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब ऐसा 2 हेलिक्स है और ऐसा ऐसा ऐसे रिपीट हो रहे, हेलिक्स है, हेलिक्स, समझ लो, जैसे आपने पानी टंकी की सीढ़ियाँ देखी है, पानी टंकी होता है ना, पानी टंकी उसकी सीढ़ियाँ होती है ना, तो ऐसे 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 गोली 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 वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ये नाम याद रखना है, ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है बच्चों, ठीक है। किससे बना हुआ है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड किससे बने रहते हैं, 3 चीजों से, एक आपका शुगर, डीऑक्सी शुगर, हम लोग डीऑक्सी राइबोस शुगर यूज करते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, और लास्ट हम लोग नाइट्रोजनस बेस यूज करते हैं। कितने, देखो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दिए हुए, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और एक बात आप हमेशा याद रखना बच्चों, एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा याद रखना, कोई भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, जैसे आपका अपना एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, फिर एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा हमेशा बच्चों एडेनिन आपका थायामीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, या फिर थायामीन एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन भी गुआनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया।
जीन क्या होता है बच्चों? जीन क्या होता है? जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज जीन। एक फंक्शनल सेगमेंट मतलब जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, इमेजिन करो बच्चों, दिस इज द डीएनए, ठीक है, दिस इज द डीएनए। अब इस डीएनए का मान लो इतना पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये जो इतना पार्ट है ना, ये इतना जो पार्ट है ना, ये आगे चल के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसके पास इतना नॉलेज है। तो इस पार्ट को हम कह देंगे जीन। जो फंक्शनल है, जो आगे चल के क्या बनाए, जो आगे चल के प्रोटीन बनाए, जो फंक्शनल है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? आपका जीन कहेंगे। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कहां पे प्रेजेंट होगा बच्चों? क्रोमोसोम में। ऑब्वियसली डीएनए भी क्रोमोसोम में, तो ये भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। एंड कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने आपको बताया ना कि जीन ही आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन। वैसे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, पहले आरएनए बनता, आरएनए से प्रोटीन बनता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, नए में पढ़ा होगा, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, साइंस 2 में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। चलेगा, समझ में आ गया जीन बच्चों, इजी है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसका डेफिनेशन देख लो, क्या है? टेक्निक टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल यूजिंग डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या है कि हर डीएनए, हर पर्सन का जो डीएनए है वो अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। 99.9% सेम होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है, 0.01% अलग होता है, ठीक है। तो छोटा सा चेंजेस भी हम पकड़ सकते हैं और उससे हम ये बता सकते हैं कि यार ये पर्सन का ये डीएनए। जैसे आप लोग ने मूवीज में देखा होगा ना कि किसी ने मर्डर कर दिया, फिर वहां पे किसी दूसरे जो मर्डरर था उसका एक खून का ड्रॉप मिल गया, फिर उसके बाल मिल गए। तो वहां पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेंसिक टीम जो होती है, वो क्या करती है फटाफट? वो क्या करती है बच्चों? उसको उठाती है, उसके अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करती है, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करती है, और फिर जो सस्पेक्ट होते हैं, मतलब जो उनको लगता है कि नहीं यार इसने कत्ल किया होगा, इसने कत्ल किया होगा, तो सबका डीएनए ले लेती है, सबका ब्लड ले लेती है और उसको मैच करती है। जिसका मैच हो गया वो मर्डरर है। समझ रहे हो? ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग ये यूज करते हैं। डीएनए पैटर्न इज यूनिक फॉर ईच पर्सन। हर पर्सन का बच्चों जो डीएनए पैटर्न होता है वो यूनिक होता है, जो रिपीटेशन होता है वो यूनिक होता है, उसको हम लोग टैंडम नंबर रिपीट बोलते हैं। वो आप लोग अगले लेक्चर में, अगले क्लास में सीखोगे, पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आपके पास होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। यूज्ड इन क्राइम डिटेक्शन, ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? कहीं क्राइम हो गया, कुछ हो गया, तो उस डिटेक्शन में बच्चों इसका यूज किया जाता है। एंड पेरेंटेज टेस्टिंग। पेरेंटेज टेस्टिंग मतलब क्या? कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना कोर्ट में, कि बोला जाता है कि नहीं ये जो लड़का है, ये मतलब जो आदमी है वो बोलता नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, ये लड़का मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, ठीक है। तो कोर्ट क्या बोलते हैं? ठीक है चलो डीएनए रिपोर्ट निकालो। तो बच्चे का डीएनए और पापा के डीएनए से मैच किया जाता है। अगर वो डीएनए मैच हो गया तो उसी का लड़का है, अगर मैच नहीं हुआ तो उसका लड़का नहीं है। पॉसिबिलिटी ना बच्चों, ठीक है। तो इस चीज में बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट अ सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? इजी है, इजी पीजी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको हम लोग HGPV कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, पर आपके बुक में दिया था तो मैंने बना दिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है बच्चों जहां पर बहुत, ये प्रोजेक्ट पहली बात तो 13 साल चला था, 13 ईयर्स। कितने साल चला था बच्चों? 13 ईयर्स चला था, 13 साल ये प्रोजेक्ट चला था, जहां पे बहुत सारे अलग अलग देश के साइंटिस्ट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस आकर बच्चों उन्होंने एक ये किया था, प्रोजेक्ट किया था, जहां पर इंसान के अंदर जितने भी जीन है उसकी जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को एक डाटा के फॉर्म में, एक टेबुलर के फॉर्म में रख लो, बना के रख लो। उसे जानना है कि कितनी डीएनए। अब हमारे पास कितना है बच्चों? हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, इतने सारे क्रोमोसोम है हमारे पास, सही है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक क्रोमोसोम में बिलियंस ऑफ बिलियन डीएनए होता है, तो बहुत टाइम लगा बच्चों, दैट्स व्हाई 13 ईयर्स चला। कब शुरू हुआ था बच्चों? 1990s में, और कब खत्म हुआ? 2003 में, ठीक है। कब खत्म हुआ? 2003 में खत्म हुआ। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए, इंसान के डीएनए का पूरा सीक्वेंस पता करने के लिए ये था। हेल्प आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग जीन, हाँ, इससे हमें क्या पता चलेगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, क्या यूज है? हम वो पता कर सकते हैं कि कौन से जीन के वजह से बीमारियां हो रही हैं, उस जीन को रिप्लेस करो, दूसरा जीन लगाओ, मस्त बन जाए। जैसे होता है ना मशीन में, होता है ना कि यार ये मशीन का ये पार्ट खराब हो गया, अब मुझे पता चलेगा कि ये पार्ट खराब है, ये वाला पार्ट खराब, मैं क्या करूंगा? उस पार्ट को निकालूंगा, दूसरा पार्ट लगाऊंगा, मशीन मेरी बढ़िया हो जाएगी। इसी तरीके से इंसान भी क्या है? मशीन है, डीएनए उसका पार्ट, एक डीएनए का सीक्वेंस निकालो, दूसरा डालो, हो गया खत्म, सही है। इंपॉर्टेंस इन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में बच्चों बहुत ज्यादा इसका यूज हमें देखने के लिए मिला था, ठीक है। चलेगा, समझ में आ गया बच्चों? ये छोटा मोटा टॉपिक्स है जो आपको कवर करना पड़ेगा। क्लियर है? फटाफट चलते हैं, फटाफट कवर कर लेते हैं बच्चों इनको भी। अगला है बच्चों आरएनए। नाउ व्हाट इज मीन बाय आरएनए? आरएनए का नाम है बच्चों राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग सेल।
लिविंग सेल्स के अंदर बच्चों, हमारे अंदर भी मिलता है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर आपको आरएनए देखने के लिए मिलता है। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू डीएनए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है डीएनए से, बट इट यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। पर ये क्या होती है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड। जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, पर ये बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड आपको देखने के लिए मिलती है। मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, ये किससे बना हुआ है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। विच कंटेन, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बच्चों, तीन चीजें होती है। एक आपका राइबोज शुगर, एक आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड, जैसा दोनों कॉमन है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे राइबोज शुगर है, वहां पे डीऑक्सीराइबोज था। और नाइट्रोजन बेसिस, यहाँ पे भी बच्चों नाइट्रोजन बेसिस देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। वहां पे थायामीन था, तो थायामीन रिप्लेस हो जाता है बच्चों यूरासिल से। थायामीन किससे रिप्लेस हो जाता है, यूरासिल से, समझ रहे हो। तो वहां पे एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड बना रहा था डीएनए में, यहां पे यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ये आपका कॉमन है, ये थोड़ी सी याद रखना। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मतलब क्या, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए मतलब क्या बच्चों, ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए। इन सब, ये सारे के सारे सेल्स के अंदर मिलते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए एक स्ट्रेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है बच्चों। टीआरएनए कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए। राइबोसोम्स, ये ऊपर वाला बड़ा राइबोसोम, नीचे वाला छोटा राइबोसोम, ठीक है। ये ऊपर वाला 70S होता है, ये 30S होता है, मिला के दोनों 90S होते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको तो मैथ्स नहीं आता, 70 और 30 तो 100 होता है। नहीं बच्चों, राइबोसोम में ये यूनिट अलग है, राइबोसोम में यूनिट अलग है। इसको सबमर्ड यूनिट बोलते हैं, सबगर्ड कुछ तो ऐसा नाम है, पढ़ाऊंगा कभी। अभी तुम लोग के लेवल की बात नहीं है, ये तुम लोग पढ़ोगे 12th में, ठीक है। अभी इतना ध्यान में रखो, अभी इतनी चीज जो मैंने लिख के दी है ना, जो ये सब लिख के दिया है उतना ही ध्यान में रखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलेगा, आगे चले अगला टॉपिक। अच्छा, अगला बच्चों मेंडल का क्रॉस है, मेंडल का क्रॉस। तो मेंडल के क्रॉस में आपको पता है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट के ऊपर कौन सा प्लांट था बच्चों, गार्डन पी, ठीक है। कौन सा प्लांट था, गार्डन पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम आ सकता है, दैट इज पाइसम सैटिवम, ठीक है, पाइसम सैटिवम। ये थोड़ा सा नाम याद रखना, साइंटिफिक नाम याद रखना बच्चों, ठीक है। तो बात करूं, दो क्रॉस है बच्चों। सबसे पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, द क्रॉस इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जहां पे हम लोग सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया बच्चों, टॉल, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, कैपिटल डी, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं, रुको। इस डायग्राम को अगर आप बच्चों देखो ध्यान से, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। एक सेकेंड, क्या हो रहा है भाई, मुझे ये रफ करना है। हाँ अब सही है, अब सही है बच्चों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसके अंदर आपने लिया एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी। जब इनका आपने क्रॉस करवाया, इनका आपने क्या करवाया बच्चों, क्रॉस करवाया, तो आपको मिलेगी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, चार मिलते, चारों के चारों क्या है, कैपिटल टी, ऑल स्टॉल। मतलब जेनेटिकली आप देखो, मतलब सॉरी फिजिकली अगर आप देखो तो ये सारे के सारे बच्चों आपको कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। वहीं आपने क्या किया, इसका F2 जनरेशन करवा दिया, ठीक है। वहीं आपने क्या करवाया, इसका F2 जनरेशन करवाया। F2 जनरेशन में आपको क्या देखने के लिए मिला, ध्यान से देखो, F2 जनरेशन में आपको क्या देखने के लिए मिला, मतलब इसको वापस ये करवा दिया। तो हमने क्या बनाया है बच्चों, हमने ये पुनिट स्क्वायर मेथड बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक गलती, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी। तो इसका क्रॉस होगा, इसका क्रॉस होगा ये, इसका क्रॉस, यहाँ पे भी स्मॉल टी, इसका क्रॉस होगा ये, इसका क्रॉस होगा ये, इसका क्रॉस होगा ये, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है जहां पे कुछ टॉल भी बनते हैं, कुछ ड्वार्फ भी बनते हैं और कुछ हाइब्रिड टॉल भी बनते हैं, ठीक है। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो देखो, फिजिकली क्या है बच्चों, 3 टॉल मिलेंगे, ये तीनों टॉल मिलेंगे और एक ड्वार्फ मिलेगा। पर अगर जीनोटिपिक रेशियो देखो तो आपको 1:2:1, क्योंकि 1 क्या है, प्योर टॉल, 2 आपके क्या है बच्चों, हाइब्रिड टॉल, और 1 आपका क्या है, दैट इज ड्वार्फ। क्लियर है। तो 1:3, 2:1, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है। पर वहीं अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो रिवीजन में तो ऐसे ही हो सकता है। मैं आपको अगर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है तो आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको डिटेल में सब पढ़ना है तो हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने एक एक लेक्चर बनाया है बच्चों, एक एक टॉपिक इतना डिटेल में समझाया कि आप लोग मजा आ जाएगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, ओके।
अगला है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों? अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट इन्वॉल्व, दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में बच्चों, दैट इन्वॉल्व टू डिफरेंट ट्रेट, जहां पे हम लोग दो अलग अलग ट्रेट्स की बात करते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। ठीक है, जैसे अगर इस एग्जांपल में बात करें तो आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राउंड येलो, प्योर। ये क्या है बच्चों? प्योर राउंड येलो। क्लियर है? ये क्या है आपके? प्योर राउंड येलो। क्लियर है? अब अगर आप देखो बच्चों, ये आपके प्योर राउंड येलो है। रुको, एक गलती हो गई यहाँ पे, स्मॉल आर स्मॉल वाई आना चाहिए था। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, जैसे यहाँ पे दिखा है। तो एक है आपका राउंड येलो और एक है आपका व्रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या है आपका? व्रिंकल्ड ग्रीन। व्रिंकल्ड ग्रीन मतलब एक प्योर डोमिनेंट और एक प्योर रिसेसिव। ये दोनों हमने लिया, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका दोनों का क्या करवाया? क्रॉस करवाया बच्चों। तो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमको मिले, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमको देखने के लिए मिले, दैट इज ऑल राउंड येलो। सारे के सारे हमको राउंड येलो देखने के लिए मिले। लेकिन जेनेटिक कैसा है? जेनेटिक आपको मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको जेनोटिपिक मतलब जेनेटिकली मिला। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? फिर हम इसका F2 जनरेशन, ये आपका F1 जनरेशन है, दिस इज द F1 जनरेशन। फिर हम क्या करते हैं? F2 जनरेशन करते हैं। तो F2 जनरेशन में कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, जहां पर ये आर वाई अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसकी भी अलग प्रोबेबिलिटी, सबको एक दूसरे के साथ क्रॉस करके देखेंगे। अब अगर यहाँ पे आप फिनोटिपिक रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा? 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बच्चों? 9:2:2:4:1:2:1:1। ये बहुत ही अलग तरीका है याद रखने का, मतलब ये बहुत ही हार्ड है। तो इसको याद रखने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इस नंबर्स को थोड़ा सा रीअरेंज करो। कैसा? 1:1:2:2:4:2:2:1:1। सारे नंबर वही हैं। अगर आप देखो, एक कितने बार है? 4 बार है। यहाँ पे भी एक 4 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है बच्चों, यहाँ पे भी 2 4 बार है। 4 कितने बार है? एक ही बार होता है, यहाँ पे भी एक ही बार है। अब इसको याद कैसे? इस फॉर्म में लिखो, 1 2 4 2 1, इस फॉर्म में लिखो। और इसको याद कर सकते हो गाना गा के, 1 2 का 4 4 2 का 1, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 1 को 2 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, पर 4 को एक बार ही लिखना है। क्लियर है? और इस तरीके से आप इसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो याद कर लोगे। आसान है? बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, आगे चलें। ओके, अगला है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बहुत सारी बीमारियां भी होती है बच्चों जीन की वजह से। इसका डेफिनेशन देखो, ऑब्वियसली मैंने लिखा हुआ है, सबका डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है। द जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट और म्यूटेशन इन अ जीन। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसा बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? वो होता है किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी म्यूटेशन की वजह से जीन के अंदर। और क्रोमोसोम दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर कि कोई जीन खराब आ गया या फिर कोई क्रोमोसोम खराब आ गया तो उसकी वजह से आपको बीमारियां देखने के लिए मिल सकती हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं बच्चों। ये पहले भी हम लोग ने बात की है, जिसको हम लोग 23 पेयर्स में लिखते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर, मतलब 23 पेयर में से बच्चों जो 22 पेयर हैं उनको हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। एंड 1 पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, इसी को हम एलोजोम भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात। क्रोमोसोम्स इन वुमन आर रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XX, और मेल में कैसे रिप्रेजेंट होगा? 44 प्लस XY। मैंने बोला ना, जो लास्ट क्रोमोसोम है वही चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है मेल और फीमेल में भी। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे बच्चों, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। हीमोफीलिया की बात यहाँ पे नहीं करते हम लोग, हीमोफीलिया की बात हम लोग 12वीं में करेंगे, पर यहाँ पे देखो बहुत सारी बीमारियों की हम लोग बात करेंगे। दिस मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इनहेरिटेंस हो सकता है बच्चों पेरेंट्स से, कभी कभी खुद भी डेवलप हो जाती है। अब यहां पर आ जाओ, सबसे पहली बीमारी की हम बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ बीमारी ए, दैट इज डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से बच्चों क्या हो गया है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से बीमारियां हो गई। सबसे पहली बीमारी बच्चों डाउन सिंड्रोम, ये बहुत फेमस है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में बच्चों? डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जहां पे क्रोमोसोम के नंबर या तो चेंज होंगे या तो बढ़ेंगे। देखो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में यही होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा, या तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ेंगे या तो क्रोमोसोम के नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम इज अ
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है कहां पे, 21st पोजीशन पे, 21वें पोजीशन पे, यानी 21st पोजीशन में बच्चों एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल फीचर, कुछ फिजिकल फीचर कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं नॉर्मल के कंपैरिजन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी, इसको हम लोग 21st ट्राइसोमी बोलते हैं क्योंकि 21st पोजीशन पे 21st जो क्रोमोसोम है बच्चों वहां पे 3 क्रोमोसोम आ गए, नॉर्मली 2 होते हैं पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया जिसकी वजह से 3 क्रोमोसोम आ गए, इसी को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम होगा तो मोनोसोमी, 2 क्रोमोसोम होंगे तो डायसोमी, 3 होगा तो ट्राइसोमी, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। पहला सिम्टम देखो क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थोड़ा कम या फिर बहुत ज्यादा बच्चों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी उसको। फिर फ्लैटन्ड फेस, उसका फेस जो होगा वो फ्लैटन्ड होगा, चिपटा होगा, देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। फ्लैट नोज, फ्लैट फेस आपको देखने के लिए मिलेगा, स्लैंटेड आईज देखने के लिए मिलेगी, छोटा गर्दन छोटा रहेगा, नेक छोटा देखने के लिए मिलेगा, स्मॉल ईयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द पाम, जो पाम है ना आपको उसके अंदर बहुत गहरे गहरे गड्ढे आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम होगी, समझ लो, बच्चे का हाइट ज्यादा नहीं बढ़ता। सो दिस इज नथिंग बट योर डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे मैंने आपको फोटो भी लगा के दिया हुआ, देखो इसके ईयर स्मॉल है, एक्सेसिव क्या है ये, नांचल स्किन, मतलब ये स्किन बहुत ज्यादा हो, मतलब मोटा हो गया ये, अपवर्ड स्लैंटिंग आइज, मतलब आंखें जो प्रोट्रूडिंग होती है, मतलब जो आंखें होती है उसकी बाहर निकली हुई रहती है, थोड़ा किसी से देखिए ऐसा लगेगा कि उसकी आंखें बाहर आ चुकी है, ठीक है। अगला है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हम लोग मोनोसोमी बोलते हैं। देखो मोनोसोमी मतलब क्या होगा, वहां पे ट्राइसोमी था, ट्राइसोमी में 3 क्रोमोसोम, यहाँ पे मोनोसोमी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 क्रोमोसोम आ गया है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया। मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, वहां पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा रहेगा, यानी एक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। सो टर्नर सिंड्रोम, देखो यहां क्या लिखा है, टर्नर सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट फीमेल्स। ये किसको होता है बच्चों, ये फीमेल्स को होता है, मतलब जो भी पर्सन को या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म को ये बीमारी होती है वो जनरली फीमेल्स होती है, फिजिकली मतलब देखा जाए तो जेंडर वाइज, ठीक है। 2 ही प्रकार के जेंडर होते हैं, बाकी नहीं कुछ। इट ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स, कब होता है बच्चों, जब वन ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स इज मिसिंग, मतलब उसमें से किसी 2 क्रोमोसोम्स में से कोई एक क्रोमोसोम अगर मिस हो गया या फिर पार्शियली मिसिंग हो गया, मतलब पूरी तरीके से मिसिंग नहीं है, कुछ पार्शियली मिसिंग हो गया, तब आपको ऐसी बीमारी देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, फोटो देखो, तो सारे क्रोमोसोम डबल 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 है, लेकिन जो आपका 23rd पोजीशन है, 23rd यानी लास्ट वाला पोजीशन, वहां पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या है बच्चों, शॉर्ट हाइट, वेब्ड नेक, ठीक है, ऐसे वेब नेक हो जाएगा, ब्रॉड चेस्ट, ठीक है, लो हेयर लाइन बहुत ही कम हो जाएगी, डिले प्यूबर्टी फीमेल्स की नहीं आएगी, एंड अंडर डेवलप ओवरीज रहेगी, और इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये जो फीमेल है ये आगे कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। क्लियर है, ठीक है। अगला क्या है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम बच्चों, इसको में के साइलेंट होता है तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम ऐसा पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है देखो, 44 नॉर्मल क्रोमोसोम है पर XXY हो गया, मतलब ट्राइसोमी हो गई आपके एलोसोम्स की ट्राइसोमी हो गई, 3 क्रोमोसोम आ गए यहाँ पे। सो लाइन फिल्टर सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मेल्स। ये किसके अंदर होता है बच्चों, मेल्स। तो याद रखो लाइन फिल्टर मेल होता है, कुछ भी याद रखो बच्चों, फिल्टर मेल एक फिल्टर लेके जा रहा है तो कुछ भी तरीके से याद रखो, पर लाइन फिल्टर मेल्स के अंदर होता है और टर्नर किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो टर्नर किसी फीमेल का नाम है, ऐसे याद रख लो, क्या दिक्कत की बात है। इट ऑकर व्हेन मेल हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब देखो एक्स और वाई होता तो ये नॉर्मल मेल होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। सो इट ऑकर्स व्हेन द मेल हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देखोगे यहां पर ध्यान से, तो यहां पर 2 एक्स आ चुके हैं बच्चों और एक ही वाई है, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को ये बीमारी देखने के लिए मिलती है। इसके सिम्टम्स क्या है, हाइट लंबी होती है, स्मॉल टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस भी अंडर डेवलप होते हैं, रिड्यूस्ड फेयर एंड बॉडी हेयर और फेस के हेयर बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू मतलब फीमेल्स में मेल्स का बीमारी है ना बच्चों ये, तो मेल्स में भी ब्रेस्ट देखने के लिए मिलती है, समझ रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोकोमेस्टिका, मतलब ब्रेस्ट देखने के लिए मिलती है मेल्स के अंदर भी। इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एंड लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होगा। लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चों, कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज होती है सम केसेस में, कुछ केसेस में। क्लियर है, ये समझ में आ गया। आ जाओ, कुछ बीमारी और बची है बच्चों, ये देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, इसको क्या बीमारी हुई है।
सो डिजीज, अब ये दूसरा पार्ट है बच्चों, डिजीज ऑकर्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन। अब देखो ये है, वहां अभी हम लोग जितने भी जीन, जितने भी सिम्टम्स पढ़े उन सब में क्या था, जितने भी सिम्टम्स पढ़े, बीमारियां पढ़ी, उसमें क्या था कि क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते थे। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या चेंज हो रहा है बच्चों, एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, जीन के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, मोनोजेनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। सबसे पहला है बच्चों एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे इधर भी देखने के लिए मिलते हैं, जो पूरे वाइट होते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में भी था एक, उसको हम लोग चिढ़ाते थे अंग्रेज करके, लेकिन नहीं चिढ़ाना चाहिए बच्चों, गलत बात है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या, क्योंकि पूरी बॉडी वाइट होती है, उनका स्किन पूरा वाइट होता है, उनके बाल एकदम वाइटिश होते हैं, ठीक है, उनकी जो आंखों का आइरस होता है ना वो भी एकदम पिंक कलर का होता है। ऐसा देखो, ऐसा इस बच्ची को अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो इसका ब्लू आंख है ना, ये एक्चुअली पिंक आंख हो जाता है, एकदम एकदम बच्चों कैसा आंख हो जाता है इसका, पिंक आंख, इसकी आंखें पिंक हो जाती है, पिंक कलर में, समझ रहे हो, इसकी आंखें पिंक हो, जैसे लग रहा है ना एकदम, अरे तो बेकार लग रही है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्यों होता है ये, अब देखो हमारे बॉडी में जितने भी कलर्स है ना बच्चों, चाहे आपके स्किन का कलर हो, चाहे आपकी आंखों का कलर हो, चाहे आपके बालों का कलर हो, जितने भी कलर्स है ना, इन सब का काम है एक हार्मोन का, जिसका नाम है बच्चों मेलाटोनिन। जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन, दिया है कहीं पे, सॉरी मेलाटोनिन नहीं, मेलानिन, आई एम रियली सॉरी, मेलाटोनिन नहीं, मेलाटोनिन तो स्लीप हार्मोन है, ये मेलानिन है बच्चों। मेलानिन का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, मतलब जो जीन मेलानिन बनाता था वो जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, वो जीन खराब हो गया, जिसकी वजह से मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन में कलर नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो एल्बिनिज्म इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, विच अ पर्सन हैज अ लिटिल और नो प्रोडक्शन ऑफ जीन, मतलब बहुत ही कम या फिर प्रोडक्शन होता ही नहीं है मेलानिन का। द पिगमेंट, मेलानिन क्या है बच्चों, द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू अवर स्किन, हेयर्स एंड आईज, मतलब वो पिगमेंट, मेलानिन वो पिगमेंट है, वो एंजाइम है जो कलर देता है बच्चों, किसको, हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को और हमारी आईज को। क्या सिम्टम्स है देखो, वेरी लाइट एंड वाइट स्किन, स्किन बहुत ही लाइट होगी बच्चों, वाइट एंड लाइट कलर हेयर, हेयर भी बहुत ही वाइट होगा और बहुत ही लाइट कलर का हेयर होगा, लाइट कलर आईज, ब्लू और लाइट ब्राउन, ठीक है, ब्लू और लाइट ब्राउन, पर मैंने तो पिंक पढ़ा था, ठीक है चलेगा। देखो विजन प्रॉब्लम होती है, विजन अच्छे से दिख नहीं पाता, एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड द सनलाइट, सनलाइट में ज्यादा नहीं रह पाते ये लोग, क्योंकि एक्चुअली जो मेलानिन है ना उसका काम ही है ये बच्चों, हमारे सन के रेस से बचाना हमें, पर अगर मेलानिन बनेगा नहीं तो सन से बड़ी तकलीफ होने लगेगी ना हमें, ठीक है। और जो लास्ट डिजीज है हमारा, वो आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल पता है, सिकल क्या बोलते हैं, ये देखा है, नहीं रुको, अगर आप लोगों ने कभी खेत में काम किया है, ठीक है, खेत में कभी आप लोगों ने काम किया है, तो धान की जो खेती होती है उसको काटने के लिए एक सिकल का यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं यार, हिंदी में मेरे को नाम नहीं आता रहा, पर ऐसे होता है, ऐसा टर्न होता है और उसको पकड़ के ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में हम सिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हसुआ बोलते हैं, पता नहीं यार मेरे को कौन सी भाषा याद आ रही है, पर कुछ तो बोलते हैं, सिकल उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो होता यह है बच्चों कि इस बीमारी में एक तो पहली बात ये एनीमिया है, एनीमिया मतलब क्या है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी, ब्लड का कमी हो जाएगा। और होता यह है कि हमारे जो ब्लड में आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी, उनका शेप कुछ इस शेप का हो जाता है, मतलब सिकल शेप का हो जाता है, सिकल शेप का, समझ रहे हो, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिकल शेप एनीमिया। देखो अगर आप फोटो देखो तो ये नॉर्मल आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी राउंड होता है, एक्चुअली राउंड नहीं होते, कुछ ऐसा शेप होता है आरबीसी का, बाइकॉनकेव ऐसा शेप होता है आरबीसी का, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो ऐसा सिकल में कन्वर्ट होता, दिख रहा है, ऐसे शेप में बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है बच्चों कि जो पर्सन है उसकी ब्लड में आरबीसी का काम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को होल्ड करना। अब ये जो पर्सन होंगे इनके बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, तो बहुत ही दिक्कत देखने के लिए मिलता है ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में जाता है, एक पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है, रिजल्ट इन द सिकल शेप रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से होता क्या है कि सिकल शेप का यानी हसुए के शेप का बच्चों आपका रेड ब्लड सेल हो जाता है, आरबीसी हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी आर राउंड एंड फ्लेक्सिबल, नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो कैसा नॉर्मल होता है, राउंड कलर का होता है, राउंड कलर नहीं राउंड शेप का होता है, पर एक्चुअल में जो कलर होता है ना, एक्चुअल में जो शेप होता है ना बच्चों आरबीसी का, दैट इज बाइकॉनकेव। अगर आप आगे चल के
कोई बड़े एग्जाम दोगे 12th स्टैंडर्ड में आओगे ना, तो वहां पे अपना आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दैट आरबीसी इज अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। व्हाट इज बाइकॉन्केव? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पर आपने राउंड लिख दिया चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी बिकम सिकल शेप। ओके, सिकल सेल ब्लॉक ब्लड वेसल्स। अब देखो सिकल शेप की है ना, ऐसे ऐसे घूमेगी तो ब्लड वेसल में ब्लॉक होगी जाके बच्चों, कॉजेस पेन, जिसकी वजह से पेन होता है बच्चों, एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का फंक्शन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को पकड़ना। पर जब उसका एरिया ही कम हो जाएगा, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा वो अच्छे से। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा पेन देखने के लिए मिलेगा। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत ही कम लो हो जाएगा, ब्लड आपका लो हो जाएगा। फटीग मतलब थकान फील होगी। स्वेलिंग इन द हैंड्स और फीट, फीट आपके स्वेल हो जाएंगे, या फिर फीट आपके हैंड्स स्वेल हो जाएंगे। एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, सो दिस इज द लास्ट डिजीज जो हमारे इस चैप्टर में है, और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। कुछ छोटा मोटा एक आधा टॉपिक और है, पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना। बाकी जितनी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करवाई वो चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। तो आई होप ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जिसमें समय भी बहुत कम लगता है, ठीक है, फटाफट पढ़ा के हो जाता है। 1 घंटे क्लास बना के नहीं ना, कितना बना, 45 मिनट बन गया, फिर भी 15 मिनट बचा मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ आपको पढ़ा दी बच्चों, पूरा लेसन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस पूरे के पूरे क्या बोल सकते हैं, इस पूरे के पूरे स्लाइड्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो जैसे ये वीडियो लाइव होगी टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, और अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलता, अगर आपको फॉरेन केस टेलीग्राम पे नहीं मिलता, कोई बहुत सारे ऐसे केसेस हो देखे मैंने 10th स्टैंडर्ड वालों के साथ कि हम लोग अपलोड करना भूल जाते कभी कभी, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी बच्चों। आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आके मुझे मैसेज करिए, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप डायरेक्टली आके मुझे मैसेज करिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो भी करते हो, तो अभी से फॉलो करके रख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा। 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, तो फॉलो करके रख लो। कोई भी आपके डाउट होते हैं आप पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला तो मुझे आके मैसेज कर देना कि सर मुझे मैं 9th साइंस का बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे 16th चैप्टर का पीडीएफ चाहिए। बस इतना बता देना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।